नमस्ते दोस्तों, बालाजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत अपन ने बात की थी पिछली क्लासेज के अंतर्गत WBC के बारे में अपन ने बात की थी। आज अपन बात करेंगे दोस्तों बिंबाणुओं के बारे में। रक्त में पाई जाने वाली कणिकाओं का अपन अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ाई गई RBC। और आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों बिंबाणु के बारे में। RBC के बारे में अपन ने कंप्लीट कर लिया, WBC के बारे में भी कंप्लीट कर लिया। आज अपन बात करेंगे दोस्तों बिंबाणु के बारे में। इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों बिंबाणु के बारे में। बिंबाणु देखिए दोस्तों, ये बिंबाणु है, इन्हें ही कहा जाता है प्लेटलेट्स। क्या कहेंगे दोस्तों? प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। बिंबाणु इन्हें कहा जाता है प्लेटलेट्स। ये रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं होती है। रक्त में पाई जाने वाली क्या होती है दोस्तों? कणिकाएं होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए रक्त में कितने प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, तो 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, RBC, WBC एंड बिंबाणु। तो अपन बात करें दोस्तों बिंबाणुओं के बारे में। बिंबाणु इन्हें ही कहा जाता है प्लेटलेट्स। ये रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं होती है। क्या होती है दोस्तों? कणिकाएं होती है। इनका रासायनिक नाम की बात करते हैं। कौन से नाम दोस्तों? रासायनिक नाम। इनका रासायनिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट। कौन सी साइट दोस्तों? इरिथ्रोसाइट, जिसमें इरिथ्रो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रुधिर का थक्का बनाना। रुधिर का थक्का बनाना। इरिथ्रो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? रुधिर का थक्का बनाना। और साइट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कणिकाएं, अर्थात ऐसी कणिकाएं जो चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाती हैं, वे क्या कहलाती है दोस्तों? इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं बिंबाणु के बारे में। इन्हें ही कहा जाता है प्लेटलेट्स। ये रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं होती हैं। इनका रासायनिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट। कौन सी साइट दोस्तों? इरिथ्रोसाइट, जिसमें इरिथ्रो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रुधिर का थक्का बनाना। साइट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कणिकाएं, अर्थात ऐसी कणिकाएं जो चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाती हैं, वो क्या कहलाती है दोस्तों? बिंबाणु कहलाते हैं। अगर अपन इनके जन्म स्थान की बात करते हैं कि भाई बिंबाणु का जन्म स्थान कहाँ होता है? बिंबाणु का जन्म स्थान कहलाता है दोस्तों अस्थिमज्जा। बिंबाणु का जन्म स्थान कहलाता है अस्थिमज्जा। कौन कहलाएगा दोस्तों? अस्थिमज्जा। RBC का जन्म स्थान भी अस्थिमज्जा को कहा जाता है। WBC का जन्म स्थान भी अस्थिमज्जा को कहा जाता है। और बिंबाणु का जन्म स्थान भी कौन कहलाएगा दोस्तों? अस्थिमज्जा। और इसी अस्थिमज्जा को क्या कहेंगे दोस्तों? कणिकाओं का जन्म स्थान। क्या कहा जाता है दोस्तों? कणिकाओं का जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है। और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अपन इनके मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु कहाँ होगी दोस्तों? इनकी मृत्यु होती है प्लीहा में। मृत्यु कहाँ होगी दोस्तों? प्लीहा में। और प्लीहा को क्या कहा जाता है? कणिकाओं का कब्रिस्तान। क्या कहेंगे दोस्तों? कणिकाओं का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। कणिकाओं का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगर अपन इनके जीवन काल की बात करते हैं, जीवन काल औसत इनका होता है दोस्तों। जीवन काल की बात करते हैं, औसत इनका जीवन काल होता है चोट लगने पर जीवन काल होता है औसत 5 से 6 दिन। औसत 5 से 6 दिन इनका जीवन काल होता है चोट लगने पर। अगर सामान्यतया बात करते हैं, सामान्यतया जीवन काल होता है, सामान्यतया जीवन काल की बात करते हैं, सामान्यतया जीवन काल होता है 7 से लेकर के 10 दिन के बीच में। कितना होगा दोस्तों? 7 से लेकर के 10 दिन के बीच में इनका औसत जीवन काल होता है। कितना होगा दोस्तों? 7 से 10 दिन के बीच में सामान्य जीवन काल होता है। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं
बिंबाणु के बारे में। किसके बारे में अपन बात करें दोस्तों? बिंबाणुओं के बारे में। बिंबाणु, इन्हें प्लेटलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ये रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं होती हैं। रासायनिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट, जिसमें इरिथ्रो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रुधिर का थक्का बनाना। साइट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कणिकाएं। जन्म स्थान कहलाता है अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा को कहा जाता है कणिकाओं का जन्म स्थान। इनकी मृत्यु होती है प्लीहा में। प्लीहा को कहा जाता है कणिकाओं का कब्रिस्तान। जीवन काल की बात करते हैं। जीवन काल कितना होता है दोस्तों? चोट लगने पर औसत जीवन काल होता है 5 से 6 दिन और सामान्यतः जीवन काल होता है 7 से 10 दिन। आपने देखा होगा दोस्तों, जब आपके चोट लग जाती है, चोट लगने के फलस्वरूप कुछ देर तक ब्लड बाहर निकलता है, लेकिन कुछ समय पश्चात ब्लड का बाहर निकलना बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है दोस्तों? क्योंकि हमारे रक्त में कौन पाए जाते हैं? बिंबाणु। ये क्या कार्य करते हैं दोस्तों? चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाते हैं। चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि भाई चोट लगने पर रुधिर का थक्का किस प्रकार से बनता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक अपन ने देखा है। इसमें से प्रश्न क्या बनता है दोस्तों? प्रश्न की ओर बात करते हैं। बिंबाणु, इनका उपनाम क्या होता है दोस्तों? प्लेटलेट्स। बिंबाणु या इन्हें ही कहा जाता है प्लेटलेट्स। प्रश्न बनेगा दोस्तों, बिंबाणु का रासायनिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट। कौन सी साइट दोस्तों? इरिथ्रोसाइट। जन्म स्थान, बिंबाणु का जन्म स्थान कहलाता है अस्थिमज्जा। कणिकाओं का जन्म स्थान कहलाता है अस्थिमज्जा। बिंबाणु की मृत्यु होती है प्लीहा में। प्लीहा को कहा जाता है कणिकाओं का कब्रिस्तान। बिंबाणु का जीवन काल औसत होता है चोट लगने पर 5 से 6 दिन। सामान्यतः जीवन काल होता है 7 से 10 दिन के बीच में। सामान्यतः कंडीशन में इनका जीवन काल होता है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अपन इनके संख्या की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों? संख्या की। संख्या पुरुषों तथा महिलाओं में समान रूप से पाई जाती है। इनकी संख्या होती है दोस्तों लगभग कितनी होगी दोस्तों? 1.5 लाख से लेकर के 5 लाख mm³ के बीच में इनकी संख्या पाई जाती है। कितनी होगी दोस्तों? 1.5 लाख से 5 लाख mm³ के बीच में इनकी संख्या पाई जाती है। कार्य की बात करते हैं दोस्तों। इनका कार्य क्या होता है? चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाना। चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाना किसका कार्य दोस्तों? बिंबाणु का। चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाना। चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाना, ये कार्य कौन करते हैं दोस्तों? बिंबाणु करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? बिंबाणु करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन ने बिंबाणु के बारे में बात की और संख्या के बारे में बात की। संख्या लगभग कितनी होती है? 1.5 लाख से 5 लाख mm³ के बीच में इनकी संख्या होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चोट लगने पर रुधिर का थक्का कैसे बनता है, उस थक्के के बारे में अपन बात करते हैं। रुधिर के थक्के निर्माण की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया दोस्तों? थक्का निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अपन बात करते हैं कि भाई रुधिर का थक्का कैसे बनता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब आपके चोट लगी होगी, चोट लगने के फलस्वरूप थोड़ी देर तक तो ब्लड बाहर निकलता है और उसके बाद में ब्लड का बाहर निकलना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। वो किसके कारण होगा दोस्तों? वो इन्हीं बिंबाणु के कारण हो पाता है। तो वो प्रोसेस देखते हैं, ऐसी क्या गतिविधि होती है जिसके कारण रुधिर का थक्का बन जाता है दोस्तों। तो अपन बात करेंगे थक्का निर्माण की प्रक्रिया। रुधिर का थक्का निर्माण की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया दोस्तों? रुधिर का थक्का निर्माण की प्रक्रिया। रुधिर का थक्का निर्माण की प्रक्रिया कि भाई हमारे शरीर के अंतर्गत बिंबाणु जो रक्त के साथ पाए जाते हैं, ये क्या कार्य करते हैं दोस्तों? चोट लगने में रुधिर का थक्का बनाते हैं। तो थक्का निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट की बात करते हैं। हमारी बॉडी के आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है? रक्त। हमारे शरीर के आंतरिक भाग में रक्त पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? रक्त पाया जाता है। और रक्त में क्या पाई जाती है दोस्तों? कणिकाएं। रक्त में क्या पाई जाती है दोस्तों? कणिकाएं। और कणिकाएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों?
3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, जिनमें से तीसरे प्रकार की कणिका है दोस्तों, उस कणिका का क्या नाम है? बिंबाणु। क्या नाम है दोस्तों? बिंबाणु। और इन्हीं बिंबाणु को क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स। इन्हीं बिंबाणु को क्या कहेंगे दोस्तों? प्लेटलेट्स। देखिए दोस्तों, अपन रुधिर के थक्के के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी के आंतरिक भाग में पाया जाता है रक्त। रक्त में पाई जाती है कणिकाएं। कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तीसरे प्रकार की कणिका का नाम है बिंबाणु ऑब्लिक प्लेटलेट्स। और बिंबाणुओं में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाएगा दोस्तों? एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है दोस्तों प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम दोस्तों? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम दोस्तों? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम। ये कहाँ पाया जाता है? तो बिंबाणुओं में पाया जाता है। बिंबाणुओं में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है दोस्तों प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? अपन बात कर रहे थे थक्का निर्माण की प्रक्रिया। हमारे शरीर के आंतरिक भाग में पाया जाता है रक्त। रक्त में पाई जाती है कणिकाएं। कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3। तीसरे प्रकार की कणिका का नाम बिंबाणु ऑब्लिक प्लेटलेट्स। बिंबाणुओं में पाया जाता है एक विशेष प्रकार का एंजाइम, और एंजाइम का क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर के आंतरिक भाग में क्या होता है दोस्तों? रक्त। और रक्त होता है, रक्त के अंतर्गत एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाएगी दोस्तों? विशेष प्रकार की प्रोटीन। उस प्रोटीन का क्या नाम है दोस्तों? फाइब्रिनोजन। कौन सी नोजन दोस्तों? फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है दोस्तों? रक्त में पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन दोस्तों? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन दोस्तों? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। हमारी बॉडी में पाया जाता है दोस्तों रक्त। रक्त में पाई जाती है प्रोटीन। उस प्रोटीन का क्या नाम है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अब देखते हैं दोस्तों रुधिर का थक्का निर्माण की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है। ये कौन सा एंजाइम दोस्तों? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम दोस्तों? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है दोस्तों? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम। ये कहाँ पाया जाता है? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम पाया जाता है दोस्तों बिंबाणुओं में। एक विशेष प्रकार का एंजाइम है। बिंबाणु में क्या है दोस्तों? एक विशेष प्रकार का एंजाइम है। कौन सा एंजाइम दोस्तों? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम। ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम किसके साथ क्रिया करता है दोस्तों? फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ क्रिया करता है। कौन सी नोजन दोस्तों? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ क्रिया करता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों? फाइब्रिन के तंतु। फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा दोस्तों? फाइब्रिन के तंतुओं का निर्माण करता है। किसके तंतु बनाएगा दोस्तों? फाइब्रिन के तंतु। किसके तंतु दोस्तों? फाइब्रिन के तंतुओं का निर्माण करते हैं। और ये फाइब्रिन के तंतु हैं दोस्तों, ये किसके साथ मिलकेंगे? ये कैल्शियम के साथ मिलकर के। फाइब्रिन के तंतु किसके साथ मिलेंगे दोस्तों? फाइब्रिन के तंतु। फाइब्रिन के तंतु कैल्शियम के साथ मिलकर किसके साथ अटैच होंगे दोस्तों? कैल्शियम। कैल्शियम के साथ मिलकर जालिकावत संरचना बनाते हैं। कैल्शियम के साथ मिलकर जालिकावत संरचना बनाते हैं। कौन सी संरचना बनाएंगे दोस्तों? जालिकावत संरचना। कैल्शियम के साथ मिलकर के जालिकावत संरचना का निर्माण करते हैं। इसी जालिकावत संरचना को कहा जाता है रुधिर का थक्का। क्या कहेंगे दोस्तों? इसी जालिकावत संरचना को कहा जाता है रुधिर का थक्का। क्या कहेंगे दोस्तों? रुधिर का थक्का। और ये रुधिर का थक्का कब बनता है दोस्तों? चोट लगने पर बनता है। और थक्का निर्माण के समय की बात करते हैं दोस्तों। रुधिर का थक्का निर्माण में समय कितना लगता है दोस्तों? समय लगता है औसत 2 से 3 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगेगा दोस्तों? औसत 2 से 3 मिनट का समय लगता है। तो देखिए दोस्तों,
अपन बात कर रहे थे रुधिर का थक्का निर्माण की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? रुधिर का थक्का निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। कौन सी प्रक्रिया? रुधिर का थक्का निर्माण की प्रक्रिया। हमारे शरीर के आंतरिक भाग में पाया जाता है रक्त। रक्त में पाई जाती है कणिकाएं। कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तीसरे प्रकार की कणिका का नाम होता है बिंबाणु। बिंबाणु को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। बिंबाणुओं में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है दोस्तों प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम दोस्तों? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम। ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? बिंबाणुओं में पाया जाता है। हमारे शरीर के आंतरिक भाग में पाया जाता है रक्त। रक्त में पाई जाती है प्रोटीन। उस प्रोटीन का क्या नाम है दोस्तों? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन दोस्तों? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन किसके साथ पाई जाती है दोस्तों? ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त के साथ पाई जाती है। किसके साथ पाई जाएगी दोस्तों? रक्त के साथ पाई जाती है। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम दोस्तों? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम किसके साथ क्रिया करेगा दोस्तों? फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ क्रिया करता है। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ क्रिया करता है। क्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों? फाइब्रिन के तंतु बनाते हैं। क्या बनाएंगे दोस्तों? फाइब्रिन के तंतु बनाते हैं। ये फाइब्रिन के तंतु किसके साथ मिलेंगे दोस्तों? कैल्शियम के साथ मिलकर के जालिकावत संरचना का निर्माण करते हैं। इसी जालिकावत संरचना को कहा जाता है रुधिर का थक्का। क्या कहेंगे दोस्तों? रुधिर का थक्का। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों, माना कि आपके किसी भी शरीर के अंग पर, त्वचा पर यहाँ पे चोट लग जाती है। क्या लगी है दोस्तों? चोट लगी है। और चोट लगने के तुरंत पश्चात थोड़ी देर तक तो ब्लड बाहर निकलता है। थोड़ी देर तक क्या निकलेगा दोस्तों? ब्लड बाहर निकलता है। लेकिन बिंबाणु क्या करते हैं? उस ब्लड को बाहर निकलने से बचाते हैं और वहां इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होकर के एक सफेद रंग की झिल्लीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। और वही झिल्लीनुमा संरचना क्या कहलाती है दोस्तों? रुधिर का थक्का कहलाती है। क्या कहलाएगी दोस्तों? रुधिर का थक्का कहलाती है। तो अपन ने देखी थी दोस्तों रुधिर के थक्के निर्माण की प्रक्रिया। यहाँ से प्रश्न दोस्तों पूछा हुआ है। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा दोस्तों? हमारे शरीर में पाया जाता है रक्त। रक्त में कितने प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है? तो 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। चोट लगने पर रुधिर का थक्का कौन बनाती है? तो बिंबाणु बनाते हैं। कौन बनाते हैं दोस्तों? बिंबाणु बनाते हैं। और इन्हें ही क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। बिंबाणुओं में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो निम्नलिखित में से होता है। कौन सा दोस्तों? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम। यहाँ से उल्टा प्रश्न भी बनेगा। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम कौन सी कणिका में पाया जाता है? तो बिंबाणु में पाया जाता है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, बिंबाणु में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का एंजाइम है प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम। रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन दोस्तों? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम कौन सी प्रोटीन के साथ क्रिया करके फाइब्रिन के तंतुओं का निर्माण करते हैं? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सी दोस्तों? फाइब्रिनोजन प्रोटीन के साथ क्रिया करते हैं। और किसके तंतु बनाएंगे दोस्तों? फाइब्रिन के तंतु। प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से वह खनिज तत्व जो रुधिर का थक्का निर्माण में सहायता प्रदान करता है। थक्का निर्माण में सहायता प्रदान करने वाला खनिज तत्व कौन सा दोस्तों? कैल्शियम। कौन सा दोस्तों? कैल्शियम। फाइब्रिन के तंतु कैल्शियम के साथ मिलकर कौन सी संरचना का निर्माण करते हैं? तो जालिकावत संरचना बनाते हैं। और इसी जालिकावत संरचना को क्या कहेंगे दोस्तों? रुधिर का थक्का कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? रुधिर का थक्का कहा जाता है। और थक्का निर्माण में समय कितना लगता है दोस्तों? औसत 2 से 3 मिनट का समय लगता है। औसत 2 से 3 मिनट का समय लगता है दोस्तों रुधिर का थक्का निर्माण में। तो
अपन ने बात की दोस्तों रुधिर का थक्का निर्माण की प्रक्रिया कि भाई हमारी बॉडी के अंतर्गत जो चोट लग जाती है, चोट लगने के फलस्वरूप जो बिंबाणु होते हैं, बिंबाणु क्या कार्य करते हैं दोस्तों, चोट लगे हुए स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के कौन सी संरचना बनाएंगे दोस्तों, जालिकावत संरचना। और इसी जालिकावत संरचना के निर्माण से क्या होगा दोस्तों, ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है, थोड़ी देर तो निकलेगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों थक्का निर्माण में समय, कभी रुधिर का थक्का निर्माण में समय कितना लगता है दोस्तों, रुधिर का थक्का निर्माण में समय लगता है औसत 2 से 3 मिनट का समय लगता है। थक्का निर्माण में समय, रुधिर का थक्का निर्माण में समय, रुधिर का थक्का निर्माण में समय, समय कितना लगता है दोस्तों, औसत 2 से 3 मिनट। कितना लगेगा दोस्तों, औसत 2 से 3 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगेगा दोस्तों, औसत 2 से 3 मिनट का समय लगता है। फिर यहाँ से प्रश्न बन सकता है दोस्तों, रुधिर का थक्का निर्माण में प्रयुक्त विटामिन, रुधिर का थक्का निर्माण में प्रयुक्त विटामिन, रुधिर का थक्का निर्माण में प्रयुक्त विटामिन, उस विटामिन का नाम है दोस्तों विटामिन के। कौन सा विटामिन दोस्तों, विटामिन के। प्रश्न पूछा जा सकता है रुधिर का थक्का निर्माण में प्रयुक्त विटामिन निम्नलिखित में से होता है, कौन है दोस्तों, विटामिन के। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है दोस्तों फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों, फाइलोक्विनोन ऑब्लिक फिलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन ऑब्लिक फिलोक्विनोन। प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों, रुधिर का थक्का निर्माण में प्रयुक्त विटामिन या रुधिर का थक्का निर्माण में सहायक विटामिन कौन सा दोस्तों, विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा, फाइलोक्विनोन ऑब्लिक फिलोक्विनोन। फिर देखते हैं दोस्तों, रुधिर का थक्का निर्माण के पश्चात निकलने वाला जो द्रवित पदार्थ है वो कहलाता है दोस्तों लसिका द्रव्य। थक्का निर्माण के पश्चात, रुधिर का थक्का निर्माण के पश्चात, रुधिर का थक्का निर्माण के पश्चात निकलने वाला द्रवित पदार्थ, निकलने वाला द्रवित पदार्थ लसिका द्रव्य कहलाता है। कौन सा द्रव्य कहलाएगा दोस्तों, लसिका द्रव्य कहलाता है। रुधिर का थक्का निर्माण के पश्चात निकलने वाला द्रवित पदार्थ लसिका द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों, लसिका द्रव्य। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे रुधिर का थक्का निर्माण की प्रक्रिया। रुधिर का थक्का निर्माण में समय लगता है औसत 2 से 3 मिनट का। रुधिर का थक्का निर्माण में प्रयुक्त विटामिन होता है दोस्तों विटामिन के, और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। क्या होगा दोस्तों, फाइलोक्विनोन, और इसे ही कहा जाता है फिलोक्विनोन। क्या कहेंगे दोस्तों, फिलोक्विनोन। रुधिर का थक्का निर्माण के पश्चात निकलने वाला द्रवित पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों, लसिका द्रव्य। क्या कहलाएगा दोस्तों, लसिका द्रव्य। फिर देखते हैं दोस्तों, ये अपन ने देखा रुधिर का थक्का निर्माण की प्रक्रिया चोट लगने के फलस्वरूप। तो देखिए दोस्तों, इस बिंबाणु से संबंधित एक रोग है दोस्तों जिसको कहा जाता है डेंगू रोग, और डेंगू रोग का जो वायरस है दोस्तों उसको कहते हैं डेंगू वायरस। डेंगू वायरस क्या करता है दोस्तों, इन्हीं बिंबाणुओं को नष्ट करता है। बिंबाणुओं की औसत संख्या होती है 1.5 लाख से 5 लाख mm³। लेकिन जब व्यक्ति को डेंगू रोग हो जाता है तो क्या होगा दोस्तों, ये बिंबाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। कौन दोस्तों, वायरस। डेंगू रोग है
उसका वायरस का क्या नाम है? डेंगू वायरस। डेंगू वायरस क्या करेगा दोस्तों? डिम्बाणुओं को नष्ट करता है और डिम्बाणुओं की संख्या निरंतर रूप से घटने लगती है और बहुत ज्यादा मात्रा में घट जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। डेंगू रोग उसे ही कहा जाता है दोस्तों हड्डी तोड़ ज्वर। और उस हड्डी तोड़ ज्वर को ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए प्लेटलेट परीक्षण करवाया जाता है। और बालक या बालिका की क्या चढ़ाई जाती है दोस्तों? प्लेटलेट से चढ़ाई जाती है। ये लॉजिक है दोस्तों। और इससे संबंधित अगर रोग की बात करते हैं दोस्तों, इससे संबंधित एक रोग है हीमोफीलिया, रक्ताल्पता, और उसे ही कहते हैं दोस्तों क्रिसमस रोग, और उसे ही कहते हैं शाही रोग, जिसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? रुधिर का थक्का नहीं बनता है। तो अपन बात करते हैं दोस्तों इससे संबंधित एक रोग के बारे में। यहां से प्रश्न बनेगा दोस्तों, रुधिर का थक्का निर्माण में समय लगता है औसत 2 से 3 मिनट का। फिर प्रश्न बनेगा, रुधिर का थक्का निर्माण में पर्याप्त विटामिन होता है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन। रुधिर का थक्का निर्माण के पश्चात निकलने वाला द्रवित पदार्थ कहलाता है लसिका द्रव्य। कौन सा द्रव्य कहलाएगा दोस्तों? लसिका द्रव्य। और अगर जिन व्यक्तियों के अंतर्गत विटामिन के की कमी होती है उनमें रुधिर का थक्का धीरे धीरे बन पाता है, जिसके कारण ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होवे, चोट लगने के फलस्वरूप रुधिर का थक्का बन जावे, बनाने के लिए जिम्मेदार कौन सी कणिकाएं हैं दोस्तों? बिंबाणु। कौन सी कणिकाएं दोस्तों? बिंबाणु। और एक रोग है दोस्तों, उस रोग के बारे में अपन बात करते हैं। कौन सा रोग दोस्तों? हीमोफीलिया। कौन सा रोग दोस्तों? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग। कौन सा रोग मित्रों? हीमोफीलिया रोग। इसे ही कहा जाता है क्रिसमस रोग। कौन सा रोग कहेंगे दोस्तों? क्रिसमस रोग। और इसे ही कहा जाता है रक्ताल्पता रोग। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? रक्ताल्पता रोग। इसे ही कहा जाता है रक्ताल्पता रोग। और इसे ही कहा जाता है शाही रोग। क्या कहेंगे दोस्तों? शाही रोग। देखिए दोस्तों, हीमोफीलिया रोग इसे ही कहा जाता है क्रिसमस रोग, इसे ही कहा जाता है रक्ताल्पता रोग, और इसे ही कहा जाता है शाही रोग। इस रोग में क्या होता है दोस्तों? चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है। चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है। इस रोग में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है। और ये रोग सर्वप्रथम किनको हुआ था दोस्तों? ये रोग सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था और उनके वंशज को है। यह रोग सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ और उनके वंशज को है। यह रोग सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ और उनके वंशज को है। यह रोग सर्वप्रथम किनको हुआ दोस्तों? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ और उनके वंशज को है। इस रोग में विटामिन के की कमी पाई जाती है, जिसके कारण रुधिर का थक्का नहीं बनता है। इस रोग में विटामिन के की कमी पाई जाती है। इस रोग में विटामिन के की कमी पाई जाती है, जिसके कारण रुधिर का थक्का नहीं बनता है। ये एक आनुवंशिक रोग है। कौन सा रोग है दोस्तों? ये है एक आनुवंशिक रोग है। यह एक आनुवंशिक रोग है। ये कौन सा रोग है दोस्तों? ये एक आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक का मतलब दोस्तों
जेनेटिक। यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। किसी के दादाजी को है तो पिता को भी होगा, किसी के पिताजी को है तो स्वयं को भी होगा, स्वयं को है तो उनसे उत्पन्न बच्चों को भी होगा। ये एक अनुवांशिक रोग है दोस्तों, जो लगातार रूप में चलता रहता है। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं हीमोफीलिया रोग के बारे में। हीमोफीलिया इसे ही कहा जाता है क्रिसमस रोग, इसे ही कहा जाता है रक्ताल्पता रोग, इसे ही कहा जाता है शाही रोग। ये रोग सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ और उनके वंशज को है। इस रोग में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण ब्लड बाहर निकल जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस रोग में विटामिन के की कमी पाई जाती है। यह एक आनुवंशिक रोग है। यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, अर्थात ये लगातार रूप में चलता रहता है। ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। ये जेनेटिक है, इसमें ओनली फॉर विटामिन के की कमी पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, आज अपन ने बात की थी विषाणु के बारे में। वहां से प्रश्न पुटअप क्या होते हैं दोस्तों? पहला प्रश्न बनेगा, रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं होती है, जिसमें कितने प्रकार की कणिकाएं होती है दोस्तों? 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड बिंबाणु। प्रश्न पूछा जा सकता है, बिंबाणुओं का रासायनिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। कौन सी साइट दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो शब्द का अर्थ होता है रुधिर का थक्का बनाना, साइट का अर्थ होता है कणिकाएं। फिर प्रश्न बन सकता है दोस्तों, बिंबाणु का जन्म स्थान कहलाता है, कौन कहलाएगा दोस्तों? अस्थिमज्जा। मृत्यु से प्रश्न बन सकता है, मृत्यु कहाँ होती है? लीहा में। इस प्रकार से सारे के सारे प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, जिनके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली दोस्तों। आज अपन ने बिंबाणु के बारे में पढ़ा, एडवांस प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा दोस्तों। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आपको पढ़ा दी गई दोस्तों तीनों प्रकार की कणिकाएं। आरबीसी अपन ने पढ़ ली हैं, डब्ल्यूबीसी भी पढ़ ली हैं, बिंबाणु भी पढ़ लिए गए हैं दोस्तों। और बिंबाणु से संबंधित एक रोग है, जो कौन सा दोस्तों? हीमोफीलिया क्रिसमस रक्ताल्पता, जो विटामिन के की कमी से जनित है दोस्तों। और फिर अपन ने देखा था, और बिंबाणु को नष्ट कौन करता है दोस्तों? डेंगू वायरस करता है, और जो कि रोगजनक किसका दोस्तों? डेंगू रोग का रोगजनक है। तो आज अपन बात कर चुके हैं दोस्तों बिंबाणुओं के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे दोस्तों ब्लड ग्रुप के बारे में। तो तीनों प्रकार की कणिकाओं का अपन ने अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे दोस्तों ब्लड ग्रुप के बारे में, रक्त समूह के बारे में, रुधिर वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।